वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। 1927 में आई, 1916 में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई थी, उसके बाद 1919 में लुइस लैंगमर वाला कंसेप्ट आया था, और 1927 में ये वाली थ्योरी आई। किसने दी? हिटलर एंड लंदन। ये वो वाला हिटलर नहीं है, अडोल्फ हिटलर, वो नहीं है ना। और फिर इसको फर्दर, क्योंकि इसमें भी कुछ दिक्कत आने लगी, तो इसको फर्दर फिर इम्प्रोवाइज किया था पॉलिंग ने, राइट? कौन हो आप? चाय पीने गए थे? बैठिए बैठिए। कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? वो एक तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ में? कहाँ पे? इसके आगे का सवाल नहीं पूछूंगी, बस इतना ही पूछ रही हूँ, कहाँ पे? ऐसा? अच्छा, नींद का प्रॉब्लम है क्या आप में से किसी को, कि नींद नहीं आती? अभी से तुम्हें भी नींद नहीं आती? बहुत टाइम में आती है? बहुत, हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीबीटी क्या कहता है? एक्चुअली वीबीटी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा रहा है कि बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका जवाब तो समझ में आने लग गया था, पर कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, राइट? वो कौन जवाब देगा? वीबीटी बताएगा। और इसमें दो कंसेप्ट हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक है ओवरलैपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरलैपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दोनों पढ़ते हैं अपन। पहला एनर्जी एस्पेक्ट, एनर्जी कंसिडरेशन। क्योंकि स्टेबिलिटी का बेसिक क्राइटेरिया ही क्या चल रहा है? एनर्जी चल रहा है, ठीक है? तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अपने पास हाइड्रोजन का एग्जांपल है, मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट्स से दो हाइड्रोजन के एटम हैं एंड दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर है, ठीक है? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है। तो अभी दोनों एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब अभी एज सच उनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत नेग्लिजिबल है। अब वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि दोनों अनस्टेबल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। जैसे से वो पास में आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, फोर्सेस एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे। अब देखो कैसे फोर्स डेवलप होगा। हाइड्रोजन का अगर लेट्स से एक HA मान ले और दूसरा HB मान ले, A और B एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है। तो जैसे से पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चलना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। ऐसे इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। तो जैसे से पास में आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोजन के केस में टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज ग्रेटर देन टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए दे विल कंटिन्यू कमिंग टुगेदर, दे विल कंटिन्यू अप्रोचिंग ईच अदर। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो धीरे धीरे करके इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कम होने लग जाएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे से इमेजिन करो, जैसे से पास में आ रहे हैं, इनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ओवरवे कर रहा है, आउटवे कर रहा है रिपल्सिव को, यानी ज्यादा है। तो जैसे से पास में आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और एनर्जी रिलीज होती चली जा रही है, यानी टोटल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्टेट आ जाएगी, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी कि
अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ना ये पास में आएंगे ना ये दूर में जाएंगे, और ये वो कंडीशन होगी जिसमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। राइट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम। वो जो सिचुएशन होगी, वो जो कंडीशन होगी, वो क्या होगी, बॉन्डेड स्टेट की कंडीशन होगी, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वीबीटी ये कह रहा है कि जब बॉन्ड बनता है, जब एटम्स अप्रोच करते हैं, तो अलग अलग फोर्सेस एक्ट करना शुरू करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। राइट, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो वो एटम्स अप्रोच करना कंटिन्यू रखते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, और वही कंडीशन क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की, यानी बॉन्डेड कंडीशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? यस। तो अगर इसके लिए अपन को ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा? सपोज यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लूं और यहां इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लूं, इनके बीच का डिस्टेंस ले लूं, तो कैसे बनेगा ग्राफ? अभी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इधर से शुरू करें अपन। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इस तरफ, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और एक डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की। अब अगर तुम इनको धक्का देते हो, इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन में तुम और क्लोज इनको लेकर जाते हो, तो अब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यस, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन आ गई। इसके बियॉन्ड फिर से एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन है, यही क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की सिचुएशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास तो नहीं आएंगे ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ तो रहेगा ना, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया इस कंडीशन में। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ए और बी के न्यूक्लियस के बीच में, कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, यही क्या बोली जाती है, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ। क्योंकि यही सिचुएशन बॉन्डेड सिचुएशन है। बॉन्डेड सिचुएशन में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, बॉन्ड लेंथ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, और अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो एनर्जी है कौन सी, जब बॉन्ड बन रहा है तो रिलीज हो रही है, जब बॉन्ड टूट रहा है तो रिक्वायर्ड हो रही है। ये उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। क्या ये दोनों टर्म समझ में आ गए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड लेंथ तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया दोनों न्यूक्लियस के बीच में। कौन सी कंडीशन में, बॉन्डेड स्टेट की कंडीशन में, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड बन रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होगी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। ज्यादातर जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, 20 से लेकर 540 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। क्योंकि किसी के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, किसी के लिए ज्यादा, वो तो डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो ज्यादातर जो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है वो किस रेंज में रहती है, 20 से लेकर 540 किलो जूल पर मोल तक रहती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे वीबीटी समझा रहा है कि H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब सपोज यही कंसेप्ट अपन He2 में अप्लाई करते हैं, हीलियम का मॉलिक्यूल। तो हीलियम के दो एटम्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दोनों क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी उनमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सेम वही केस अप्लाई करते हैं जो हाइड्रोजन में किया है। यहां पर क्या होगा, HEA और HEB दो एटम है, हर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट, हर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज इसका बोल दिया मैंने EA1 EA2, इसका हो गया EB1 EB2,
और इसका न्यूक्लियस लेट्स से Na हो गया, इसका न्यूक्लियस Nb हो गया। अब जब ये अप्रोच करेंगे तो ये तो चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन और ये भी चल रहा है रिपल्शन। अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यानी ये अट्रैक्शन चल रहा है और ये अट्रैक्शन चल रहा है, ये अट्रैक्शन चल रहा है और ये अट्रैक्शन चल रहा है। देखो क्या ज्यादा नजर आ रहा है, येलो लाइन ज्यादा नजर आ रही है या व्हाइट लाइन? येलो है ना। इसमें जो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा है टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इसलिए अगर ये अप्रोच करते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होने की जगह, और ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसलिए He2 का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया? कैसे VBT बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा रहा है कि बॉन्ड तभी बनेगा या उसी कंडीशन में बनेगा जब अप्रोचिंग एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। कौन सा? सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाँ, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसिडरेशन। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट्स बोल लो, या ओवरलैपिंग, सिंपली ओवरलैपिंग भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये इसी चीज को समझा रही है, एनर्जी, कि भाई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है। ये कौन समझा रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो VBT के अकॉर्डिंग जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? पार्शियली ओवरलैप। दोबारा सुनो, जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, जब एटम्स शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना। शेयरिंग करने का मतलब क्या, मैंने पहले भी समझाया था, शेयरिंग करने का मतलब है कुछ कॉमन एरिया आ जाना। अगर ये दो एटम है, इनके बीच में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। जब ये शेयरिंग करेंगे यानी कोई ना कोई कॉमन एरिया होगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो कॉमन एरिया के लिए क्या करना पड़ रहा है? ओवरलैप। अब एक एटम कंप्लीटली दूसरे एटम को ओवरलैप तो नहीं कर सकता, कैसा ओवरलैप होगा? पार्शियल ओवरलैप होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है? ऑर्बिटल में। यस, तो ऑर्बिटल का क्या हो रहा है? पार्शियल ओवरलैप। कौन से ऑर्बिटल का? अगर दोनों ऑर्बिटल खाली हुए तो बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू VBT नहीं होगा। अगर दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन VBT के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तब इन दोनों एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? पार्शियली ओवरलैप। पार्शियली ओवरलैप करेंगे तो शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। तो VBT क्या कहता है कि बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैसे? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्शियल ओवरलैप करना जरूरी है। अब इस ओवरलैपिंग में हो क्या रहा है? जैसे ये वाला एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा था, ये वाला एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा था। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा। तो टोटल अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी। कंसेप्ट आ रहा है समझ में? वो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज है या इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो कैसे समझा रहा है कि भाई जब ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस से हो रहा है अट्रैक्ट, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। Are you getting this point? Yes. तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फिल्ड
atomic orbitals, half-filled atomic orbitals of two approaching atoms, half-filled atomic orbitals of two approaching atoms बोलो या bonded atoms बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, must partially overlap. Partially overlap. तो जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या होना चाहिए? पार्शियली ओवरलैप होना चाहिए, तब इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगी. बिना ओवरलैपिंग के कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. क्या ये क्लियर है? ये हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट वीबीटी में ही आएगा. आगे जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है ना, एम्प्टी भी कर सकता है, फुल फिल्ड भी कर सकता है, हाफ फिल्ड भी कर सकता है. तो ये हाफ फिल्ड वाला वीबीटी में चलेगा. ठीक. अब सपोज आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन. ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन. अभी ये नॉन बॉन्डेड है. जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? पार्शियल ओवरलैपिंग. पार्शियल ओवरलैपिंग होते ही देखो ये कॉमन एरिया आ गया. ओवरलैपिंग का मतलब या शेयरिंग का मतलब है कॉमन एरिया का आना कंपलसरी है. अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें आ जाएंगे, इस कॉमन एरिया में. कैसे आएंगे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मत भूलना. ये कैसे आएंगे? ऐसे ऑपोजिट स्पिन में आएंगे. ठीक है. तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन के बनाना. अगर इनके स्पिन सेम है तो ये पेयरिंग के वक्त ऑपोजिट हो जाएंगे. हो सकता है इनिशियली ही ऑपोजिट हो तो ये पेयरिंग कर लेंगे, बट एनीवेज जब ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके स्पिन कैसे चलेंगे? ऑपोजिट स्पिन चलेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर लेगा. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी की जगह अगर मैं हीलियम एटम कंसिडर कर लूं तो हीलियम एटम में दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए दो हीलियम एटम के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है और इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं है. तो H2 कैसे बन रहा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरलैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और He2 क्यों नहीं बन रहा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरलैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है.